हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। देखिए भारत के जो डिविजन्स हैं, ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आराम से सवाल पूछा जाता है। सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि भारत के जितने भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनके नाम बताइए। उनके नाम बताकर आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है, और अगर आप डायग्राम्स बना के उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा आपका। और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक टेलीग्राम क्विज चैनल भी है, उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं साथ साथ बताना चाहूँगा लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रिपरेशन बैच चल रहा है। साथ ही साथ मिनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें 4 टेस्ट होंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा निखार के लेके आएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ भारत। अब इस भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स में पूरे मैप्स के थ्रू बताया गया है, अलग अलग मैप्स का इस्तेमाल किया गया है और समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं भारत के। एक एक लाइन से पढ़ते चले जाएंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपका सारा कवर हो जाए, कुछ भी इसमें से नहीं छूटेगा आपके। तो बताना चाहूँगा गाइस, स्टार्ट करते हैं कि इंडिया हैज़ अ यूनिक कल्चर एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। देखिए भारत का एक यूनिक कल्चर है अपने आप में, या आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं अपने आंसर का, या आप इंट्रोडक्शन करते हैं या ऐसे लिखते हैं उसके अंदर लिख सकते हैं कि भारत का यूनिक कल्चर है और ये दुनिया की ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस यानी कि सभ्यताएं जो हैं उनके अंदर से उसमें माना जाता है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द स्नो कैप्ड हिमालयाज इन द नॉर्थ, यानी कि ऊपर आपको नॉर्थ में हिमालयाज मिलेंगे स्नो कैप्ड, टू द सन ड्रेंच्ड कोस्टल विलेजेस ऑफ द साउथ, और ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे आपको साउथ वेस्ट कोस्ट पे, और फर्टाइल ब्रह्मपुत्र वैली मिलेंगी आपको ईस्ट में, और थार डेजर्ट मिलेगा आपको वेस्ट में। फिर भारत बॉर्डर किस किस से शेयर करता है अगर हम देखें तो भारत जो है बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चाइना भूटान नेपाल से नॉर्थ में, म्यांमार से ईस्ट में, और बांग्लादेश से ईस्ट में, मतलब म्यांमार से फार ईस्ट में और बांग्लादेश से ईस्ट में। ये भी हम मैप के थ्रू भी देख लेंगे। श्रीलंका सेपरेटेड है भारत से, एक छोटा सा एक नैरो चैनल है सी का समुद्र का, पाक स्ट्रेट के द्वारा और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा। जो भारत देश है वो 6 जोन्स में बटा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट जोन है। 28 राज्य हैं इस टाइम पे और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आप देखेंगे तो ये नया मैप है भारत का, इसमें आप पाएंगे आप इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये अब देखिए कौन कौन से कंट्रीज से इंडिया बॉर्डर लगाता है। तो अगर गुजरात की तरफ से देखेंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे तो पहले पाकिस्तान आता है, फिर अफ़गानिस्तान आता है, चाइना है, नेपाल है, फिर बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। तो ये सभी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ भारत की लैंड बॉर्डर है, जो इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और उसके बाद अफ़गानिस्तान से पहले जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित प्रदेश था वो बॉर्डर लगाता था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान से लद्दाख का बॉर्डर जो है, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वो बॉर्डर लगाता है। और ये जो श्रीलंका है ये पाक स्ट्रेट से डिवाइडेड है मेनलैंड भारत से। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स। अब जो भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी अगर हम देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बिकॉज एन इंडियन रॉक बिलोंग्स टू डिफरेंट जियोलॉजिक पीरियड्स। जो भारत की जो मिट्टी है, जो पत्थर हैं, चट्टानें हैं, वो अलग अलग जियोलॉजिक पीरियड से बिलोंग करती हैं, डेटिंग एज फार बैक एज द आर्कियन एरा। तो जो आर्कियन एरा है उससे भी ये बिलोंग करती हैं, इतनी ज़्यादा पुरानी हैं। इट्स जोग्राफिकल लैंड एरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू आर्कियन सिस्टम। अब भारत की जो लैंड एरिया है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? आर्कियन सिस्टम की जो मिट्टी होती है, जो चट्टानें हैं, धारवाड़ सिस्टम की चट्टानें हैं, कुडप्पा सिस्टम की हैं, विंध्यन रेंज हैं, गोंडवाना है, डेक्कन ट्रैप है, टर्जरी सिस्टम है और क्वाटरनरी सिस्टम है। तो आप इसको अगर आपको जियोलॉजिकल मैप देखना हो भारत का तो आप इसको कुछ देख सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो ये पिंक से है या ऑरेंज से है, ये टर्जरी रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। येलो वाला जो है ये रीसेंट की हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या प्लिस्टोसिन इपोक के आपको एरिया के ये मिलेंगी। नेक्स्ट ये जो ग्रीन है ये डेक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया। ये जो पिंक वाला है, ये जो पिंक वाली शेड्स हैं यहाँ पे आपको गोंडवाना और विंध्यन रेंज मिलेंगी, और जो ये ब्राउन वाला है ये सब आपको कैम्ब्रियन मिलेगा, तो प्री कैम्ब्रियन ये रॉक्स मिलेंगी। तो ये पूरा जियोलॉजिकल मैप है भारत का। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में किस तरह की रॉक्स आपको देखने को मिल रही हैं, तो उत्तराखंड में आपको सेडिमेंट्री और टर्जरी रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी।
नेक्स्ट आता है इंडिया इज़ लोकेटेड लैटिट्यूडिनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूडिनली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर भारत को हम ये देखें कि अगर हम अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं के हिसाब से देखें, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से देखें, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है लैटिट्यूडिनली, और लॉन्गिट्यूडिनली अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर इसकी हम एक्सटेंशन देखें तो 8 4 से 37 6 हैं, ये तो लैटिट्यूड में हो गया, और 68 7 से 97 25 हो गया, ये लॉन्गिट्यूड्स में हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो डिफरेंस है लोकल टाइम में ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम्स में भारत देश के, वो करीब करीब 2 घंटे है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज निकलता है वो 2 घंटे पहले निकल जाता है एज़ कंपेरिजन टू गुजरात से। तो इसको देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो ये भारत का एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। तो नीचे 8 4 से शुरू होता है और ऊपर 37 6 तक जाता है, और इधर 68 7 से शुरू होता है, इधर 97 25 जाता है। ये मेनलैंड भारत का है। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी देखेंगे तो ये जो 8 4 है, ये 8 4 से और नीचे होकर 6 4 से शुरू हो जाएगा। तो अगर देखें तो जो भारत का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ज़्यादा बड़ा है। वो देखिए करीब करीब 3214 किलोमीटर है, और ये करीब करीब 3000 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर टू बी वेरी प्रिसाइज ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे सूरज अगर आप 9725 में से अगर 68 घटाएंगे तो करीब करीब 2 घंटे का गैप आ जाएगा। तो जब ये 2 घंटे यानी कि 30 डिग्रीज़ का गैप आ रहा है और 2 घंटे का गैप आ रहा है, इसमें ऐसा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले दिखने लगेगा और गुजरात में सूरज 2 घंटे बाद में दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश में शाम के टाइम पे सूरज भी जल्दी छिपता है, और जो गुजरात है वहाँ पे सूरज भी फिर बाद में छिपता है। और उसके बाद अगर हम देखें, ये जो है बीचों बीच स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो इलाहाबाद के पास से पास होती है, और इसको हमने 82 डिग्री और 30 मिनट्स पे लिया गया है इसको। द लोकल टाइम अलॉन्ग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। तो इसको भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस मेरिडियन इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसी मेरिडियन को भारत में स्टैंडर्ड मेरिडियन भी, मानक जो मेरिडियन है उसको माना गया है। जो भारत का एरिया देखें तो भारत का एरिया मिलेगा आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में 7वें सबसे बड़ा देश है। इट अकाउंट्स फॉर नियरली 2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया। तो दुनिया का पूरा अगर टोटल एरिया देखें पूरी दुनिया का, तो उसका 2% जो है भारत रखता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अगर मैं ये ग्लोब मानूँ, ये धरती है और यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है बीचों बीच, तो जो भारत मिलेगा आपको वो कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास मिलेगा। और भारत में से क्या जा रही है, भारत में से कर्क रेखा जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है इस तरह से। नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। तो भारत की पोजीशन आपको यहाँ मिलेगी। यानी कि अगर हम ये देखें कि इक्वेटर से ऊपर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें दिख रहा है, और वैसे ये ईस्ट साइड में है यहाँ, क्योंकि इधर है। अगर इधर होता, यहाँ पे होता तो हम वेस्ट में कहते, लेकिन भारत की पोजीशन यहाँ पे है, इधर है, तो ये ईस्ट में है। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर ऑफ टोटल लैंड फ्रंटियर, 15,200 किलोमीटर। अब देखिए भारत की जो कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, वो तो 7,516 किलोमीटर की है, लेकिन जो लैंड बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर का। ये भी अभी आपको मैं फोटो से पिक से दिखाऊंगा। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू इट्स मिडल, क्रॉसिंग ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो बिल्कुल ये आपको स्टार्ट करेंगे, आप वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाएंगे तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत देश है उसके अंदर से गुजरात से पास करेगी, उसके बाद फिर राजस्थान से, फिर MP से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर भारत के लैंड बॉर्डर अगर आप देखें तो कोस्ट लाइन जो है वो तो 7,516.6 किलोमीटर की है, लेकिन अगर आप लैंड बॉर्डर देखेंगे तो लैंड बॉर्डर आप पता कर पाएंगे कि जो इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है ये 3323 किलोमीटर का है, फिर इंडिया अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर का है, इंडिया चाइना का 3488 किलोमीटर का है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर 3488 किलोमीटर का है, फिर इंडिया नेपाल 1751 है, इंडिया भूटान 700 किलोमीटर का है, या टू बी वेरी प्रिसाइज 699 है, फिर इंडिया म्यांमार का 1643 है, और इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर है 4096। तो ये लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर का। और जो कोस्ट लाइन है भारत की, यानी कि तटीय रेखा है पूरे भारत की मिला के, यानी कि मेनलैंड की मिला के, और कोस्ट लाइन अगर हम इनकी भी देखें, कोस्टल जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं उनकी भी सारों की मिलाएं तो जाके हमारी 7,516 बैठती है। अब वो राज्य देख लेते हैं जिन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, यानी कि कर्क रेखा पास होती है। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर MP आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर त्रिपुरा आता है, और उसके बाद फिर मिजोरम आता है। तो 1 से लेके 8 तक ऐसे ये राज्य हैं, गुजरात से लेके मिजोरम तक, इनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं।
तो ये सब चीज़ें मैप के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके दिमाग में एक इमेज भी बन पाएगी और आपने आंसर्स में जब आप इसको बनाएंगे, इन फ़ोटोज़ को अगर आप अपने आंसर्स में बनाते हैं तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। फिर आता है इंडिया लाइज लार्जली ऑन द इंडियन प्लेट। अब देखिए भारत जो है, अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स का सिस्टम देखें तो पूरी धरती जो है वो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है एक ही टेक्टोनिक प्लेट में सिचुएटेड है, जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो इंडिया लाइज लार्जली ऑन द इंडियन प्लेट, द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जो नॉर्दर्न पोर्शन है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, उस पर भारत लाई करता है। हुज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्म्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फिजिकल डिविजन, जिसकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ने ही जो भारत की जो सब कॉन्टिनेंट फिजिकल डिविजन्स हैं उसको बनाया है। इंडिया में 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वेरीड फिजियोग्राफिक फीचर्स। तो अलग अलग जो फीचर्स हैं अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपको नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स देखने को मिलेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू दिखेगा आपको, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है। फिर भारत का डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं। तो अगर आप देखेंगे ये प्लेट है, ये पूरी देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन में है ये पोर्शन भारत है और ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों के दोनों ये पूरी एक प्लेट है। ये कोई ऐसा गोल प्लेट नहीं होती है कि ऐसे प्रॉपर्ली आपको प्लेट दिखेगी जैसे हम जिस पर हम खाना खाते हैं, ऐसी प्लेट नहीं है। ये नेचुरल बनी हुई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि इस तरह से बनी हुई है। ये पूरी प्लेट है, ये जो ब्लैक लाइन जा रही है, आउटलाइनिंग जा रही है, ये पूरी प्लेट है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसके ऊपर भारत भी सिचुएटेड है और ऑस्ट्रेलिया भी सिचुएटेड है। फिर उसके बाद ये आता है जो भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। तो अगर हम देखें तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जो ये ब्राउन में शो हो रहा है ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, और उत्तराखंड के अंदर भी, उत्तराखंड में भी ज़्यादातर नॉर्दर्न माउंटेन्स ही हैं। फिर जो ये ग्रीन कलर का एरिया है सारा, ये ग्रीन कलर का नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो पूरे नॉर्थ में यानी कि उत्तरी भारत के जो मैदान हैं। फिर जो ये येलो वाला पोर्शन आता है सारा, इतना बड़ा जो एरिया है, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। येलो वाला पोर्शन जो है ये भारत का डेजर्ट है, और जो डार्क ग्रीन है ये आपको कोस्टल प्लेन्स दिखेंगे, यानी गुजरात का ज़्यादातर जो हिस्सा है ये आपको कोस्टल प्लेन्स में दिखेगा। और यहाँ पे ये आइलैंड्स हैं, इधर अंडमान निकोबार है और इधर ये लक्षद्वीप है। तो ऐसे करके ये 6 आपको फिजिकल डिविजन्स या फिजियोग्राफिक डिविजन्स भारत के देखने के लिए मिलेंगे। हिमालयाज आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्टोनिक ऑरिजिन एंड कंप्राइज मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हिमालयाज जो हैं वो यंगेस्ट हैं, यानी कि बहुत ही नए बने हैं। कहने को ये नए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम समय के हिसाब से देखें इनको बने हुए भी लाखों साल हो गए हैं, लेकिन सभी रॉक्स के कंपैरिजन में, सभी माउंटेन्स के कंपैरिजन में ये सबसे नए हैं। जो माउंटेन रेंज है दुनिया की ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन की है, यानी कि यहाँ पे जो भारत की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई उसके बाद जाकर ये बना। एंड कंप्राइज मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें जो रॉक्स मिलेंगे आपको वो सेडिमेंट्री मिलेंगे। दे स्ट्रेच फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। तो अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो भारत में वो इंडस रिवर से लेके, यानी कि जो सिंधु नदी है वहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाते हैं, जो कि ईस्ट में फ्लो करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, जैसे कि हिमाद्री जिसको ग्रेटर हिमालयाज़ कहा जाता है, हिमाचल जिसको लेसर हिमालयाज़ भी कहा जाता है, और शिवालिक्स जिसको आउटर हिमालयाज़ कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बह रही है इंडस नदी, यहाँ पे इंडस मिलेगी आपको, और इधर बहती है ब्रह्मपुत्र। ये रिवर ब्रह्मपुत्र है जब ये अरुणाचल में एंटर करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में पूरा हिमालयाज़ फैला हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो ये हिमालयाज़ की आपको रेंज मिलेंगी। ये तो ग्रेट हिमालय की रेंज है, फिर ये जो धौलाधार रेंज है ये मिडल हिमालयाज़ हैं, और शिवालिक हिल्स आपको ये मिलेंगी। तो ऐसे करके 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयाज़ की। हिमाद्री यानी कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं उसका जो एलिवेशन है वो आपको एवरेज 6100 मीटर मिलेगा। इंक्लूड सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस, जैसे कि जेलेपला जो है चुम्बी वैली सिक्किम में, और शिपकिला जो है सतलुज वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो जो हिमाद्री है वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा जो ऊंची पीक्स हैं दुनिया की वो भी देखने को मिलेंगी, और वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पासेस हैं यानी कि जो दर्रे हैं वो भी आपको वहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो माउंट एवरेस्ट या सागर माथा जो हाईएस्ट पीक है दुनिया की, वो नेपाल के अंदर लाई करती है, और ये हिमालयाज़ का ही पार्ट है। हिमाचल अगर लेसर हिमालयाज़ की बात करें तो इट हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 3700 टू 4500 मीटर। जैसे कि ग्रेटर हिमालयाज़ की हाइट, एवरेज हाइट 6100 मीटर हुआ करती थी, इसकी एवरेज हाइट जो है वो 3700 से लेके 4500 मीटर है। द इम्पॉर्टेंट रेंजेस आर धौलाधार, पीर पंजाल, नाग टिब्बा एंड मसूरी रेंज। तो ये जो मसूरी रेंज है उत्तराखंड के अंदर वो कुछ इसी का पार्ट है। इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि शिमला हो गया, रानीखेत है, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग है ना, ये सब दार्जिलिंग वैली है। उसके बाद फिर प्लेन्स हैं, दून वैलीज़ हैं, दुआर्स हैं,
ये सब आपको इसी रेंज में देखने के लिए मिलेंगे, जो मिडल हिमालयाज़ की या लेसर हिमालयाज़ की रेंज है। उसके बाद आते हैं शिवालिक यानी कि आउटर हिमालयाज़ की जो रेंज है, ये रीसेंट ओरिजिन की है, यानी कि ये सबसे बाद में बनी है। अगर हम 3 रेंजेस की बात करें हिमालयाज़ की, ये तीनों रेंजेस एक साथ नहीं बनी, अलग अलग समय बनी हैं। तो सबसे पहले जो रेंज बनी है वो हिमाद्री वाली रेंज है, जो सबसे ऊंची हो चुकी है इस टाइम पे। और अब जो रेंज है वो कौन सी है, वो शिवालिक्स की है, आउटर हिमालयाज़ की, ये सबसे बाद में बनी है। तो इट इज़ रीसेंट ओरिजिन विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 900 से 1200 मीटर। तो क्या हो गया, ये 900 से 1200 मीटर हो गया है, गिविंग अ हॉगबैक अपीयरेंस विथ रिलेटिवली स्टीपर स्लोप टुवर्ड्स द साउथ। तो उसके साउथ की तरफ अगर हम देखें तो आपको थोड़े से स्टीपर स्लोप मिलेंगे, यानी कि इधर की तरफ स्टीपर स्लोप हैं और इधर की तरफ आपको ये सही दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो यहाँ तो ये तो नॉर्थ की तरफ हो गया और ये साउथ की तरफ है, तो साउथ की तरफ तो स्लोप बहुत स्टीप है, लेकिन इधर की तरफ स्लोप इतना स्टीप नहीं है। ट्रांस हिमालयन जोन्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज बॉर्डर इन तिब्बत। तो जब ट्रांस हिमालयन जोन है, ट्रांस हिमालयन जोन वो जोन है जो कि हिमालयाज के पार है। अगर हम रेंज देखें, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहूँ, तो अगर ये ग्रेटर हिमालयाज की रेंज है, फिर ये लेसर हिमालयाज है और ये शिवालिक्स है, तो इसके बाद थोड़ा सा बीच में गैप आता है, उसके बाद आती है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। तो ये जो काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर की रेंज है, ये तीनों रेंजेस ट्रांस हिमालयाज में आती है, यानी कि हिमालय से पार करके आप जब चले गए तो ये जो रेंज आपको देखने को मिलेंगी, ये लद्दाख के रीजन में देखने को मिलेंगी, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। तो ये लिखा हुआ है। फिर ट्रांस हिमालयन जोन्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। तो जो ट्रांस हिमालयन जोन है ये आपको ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में देखने को मिलेगा। सम इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं इस जोन की वो हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। दिस इज़ द लार्जेस्ट स्नो फील्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर का जो एरिया है ये दुनिया का लार्जेस्ट स्नो फील्ड है पोलर रीजन के अलावा, यानी कि अंटार्कटिका रीजन में तो आपको बहुत सारा आइस मिलेगा ही, स्नो मिलेगी। देन आपको स्नो मिलेगी कहाँ पे, आर्कटिक ओशन में, यानी कि आर्कटिक पोल पे। तो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे तो बर्फ़ मिलेगी ही। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपको जो बर्फ़ मिलेगी, थर्ड जो पोल अगर हम कह सकते हैं आइस के लिए, वो कहाँ मिलेगी, वो आपको हिमालयाज़ का जो ये वाला रीजन है, ट्रांस हिमालयाज़ वाला, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वाला, वो आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस किस तरह से, अगर हम ए को देखें, ABCDEFG इस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो जो ABC है वो मिलेगा आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर D मिलेगा आपको कैलाश रेंज है। फिर E पे ग्रेट हिमालयाज़ है। फिर F पे लेसर हिमालयाज़ है और G पे शिवालिक्स है। तो यानी कि A पे काराकोरम हो गया, B पे लद्दाख हो गया, C पे जास्कर की रेंज है, फिर D पे कैलाश रेंज है। फिर ये जो E है ये ग्रेटर हिमालयाज़ है, फिर F लेसर हिमालयाज़ है और जो G है वो शिवालिक रेंज है जो पास हो रही है। फिर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं, यानी कि हमने हिमालयाज़ देख लिया, ये एक फिजियोग्राफिक डिवीजन था भारत का। हिमालयाज़ के बाद आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये फॉर्म हुए हैं बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इंडस नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है, जो पूरा वो पानी फ्लो होकर आता है और उसके साथ जो मिट्टी और अवशेष निकल के आते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स आते हैं, उसी की वजह से जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है भारत के वो बने हैं। दीज प्लेन एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। यानी कि इस ईस्ट से लेके इस वेस्ट तक अगर आप जाएंगे तो करीब करीब 3200 किलोमीटर लंबे ये प्लेन्स बने हुए हैं। जो एवरेज चौड़ाई है इन प्लेन्स की ये 150 से लेके 300 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पे अगर हम चौड़ाई की बात करें इस तरह से तो करीब करीब 150 से 300 किलोमीटर बैठेगी। मैक्सिमम डेप्थ जो है, अगर हम गहराई की बात करें ज़मीन के अंदर कितनी गहराई है, तो इन एलुवियल डिपॉजिट्स की जो गहराई है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच के आसपास की मिलेगी। फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ दीज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर जोन्स, भाबर, तराई और एलुवियल। तो भाबर, एलुवियल तो और तराई और एलुवियल प्लेन्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो ये इंडस नदी है, ये गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया है। और इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों का एरिया मिला दें तो ये सारा जब यहाँ पे पानी आता है उसके साथ जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं ये बह के आए हैं, तो इसके बाद ये सारा एरिया में मिट्टी जमा हुई है और मिट्टी जमा होने से पूरे जो भारत के ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बने हैं। उसके बाद भाबर तराई का जो क्षेत्र है वो देख लेते हैं। अगर ये हिमालयाज़ हैं, अगर हम देखें ये हिमालयाज़ हैं, तो उसके बाद फिर भाबर का क्षेत्र आता है। भाबर का वो क्षेत्र है जहाँ पर पानी छुप जाता है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में पानी दिखता ही नहीं है। उसके बाद फिर जो पानी दिखता है फिर वो तराई क्षेत्र में दिखता है। तराई क्षेत्र के बाद जो हमें एरिया निकल के आता है वो आता है बांगर का एरिया। जो बांगर है वो एरिया है जहाँ पर नदी पहले कभी बहा करती थी, अब नहीं बहती, जिससे कि वहाँ पे जो मिट्टी है वो पुरानी है। तो बांगर के बाद और जहाँ पे नदी बहती है, रिवर वैली जो है, उस बिल्कुल उस जगह पे जो मिट्टी है उसको हम खादर कहते हैं।
तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इन सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी कौन सी है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो मिट्टी है खादर की। यानी कि जहाँ पर हर साल वो मिट्टी बदल जाती है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से जब मिट्टी काट के लाता है पानी नदियों का, तो वो जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है और वो खादर की मिट्टी है। द इंडियन डेजर्ट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो अरावली हिल्स के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा इंडियन डेजर्ट, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बरचान। तो बरचान वैली, बरचान से वहाँ पे ड्यून्स हैं। दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। हैंस इट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। तो वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम है और एरिड भी क्लाइमेट है, यानी कि क्लाइमेट भी सूखा है, इसी वजह से वहाँ पे डेजर्ट भी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। इसको मरुस्थली भी कहते हैं, हिंदी में मरुस्थली ही कहते हैं डेजर्ट को, तो उस रीजन को मरुस्थली भी कहते हैं। प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप। जो भारत का जो प्लेट्यू है वो आपको ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलेगा, विद इट्स बेस पैरेलल टू द गंगा वैली एंड इट्स एपेक्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सदर्न टिप्स ऑफ द कंट्री। तो यानी कि जो पैरेलल टू द गंगा वैली अगर हम देखें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ कि जो ऊपर गंगा वैली है, तो ये आपको जो कुछ इस तरह से आपको प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का। इट इज़ हार्ड ओल्ड मास ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बीइंग पार्ट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट कॉल्ड द गोंडवाना लैंड। तो ये कहा जा रहा है कि ये पुराना इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है, और जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था ये वही हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर पूरा भारत है, अगर ये पूरा भारत है, तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये आपको किसका देखने के लिए मिलेगा, ये आपको जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो देखने के लिए मिलेगा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड द सतपुरा मेकाल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। तो देखिए अगर इसके हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे जो सतपुरा रेंज है, विंध्यन रेंज है नॉर्थ में, वो देखने के लिए मिलेंगी। वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स। वेस्टर्न घाट्स को अब देखिए पूरा रीजन वो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट है, लेकिन अलग अलग राज्यों में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, कर्नाटका में, गोवा में भी है, तो सभी राज्यों से वेस्टर्न घाट्स चल रहा है, वहाँ पे एक्सपैंड है वो, तो उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स कहा जाता है कर्नाटका में और तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स कहा जाता है केरला में। फिर ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो ये भी उड़ीसा में, तमिलनाडु में, सब जगह पे एक्सटेंडेड है। तो ज़्यादा अब बात ये आती है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ज़्यादा कटे छटे हैं, यानी कि इरोडेड हैं वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इसको कि वेस्टर्न घाट्स तो आपको ये बिल्कुल सिंपल लाइन से दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये काफ़ी कटे हुए दिखेंगे आपको। तो ये कटे हुए क्यों दिख रहे हैं हमको? ये कटे हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं पेनिनसुलर भारत में सारी नदियाँ इधर की तरफ ही बहती हैं, मैक्सिमम नदियाँ। यहाँ पे नदियाँ जो इधर की तरफ जो नदी बहती है वो आपको बहुत ही कम मिलती हैं। तो जब ज़्यादातर नदियाँ, बड़ी नदियाँ, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, वो सब इधर की तरफ बहती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वो पानी ला रही है नदियाँ, वो पानी जो है यहाँ पर जो पत्थर थे उनको उन्होंने कई हज़ारों सालों में, लाखों सालों में काट काट कर इन पत्थरों को ख़त्म कर दिया है। यानी कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स यानी कि पूर्वी घाट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं, लेकिन जबकि पश्चिमी घाट जो हैं वो बिल्कुल अभी एज इट इज़ ही हैं। नेक्स्ट आता है, इट इज़ ड्रेन्ड बाय द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर। विशाखापट्टनम पीक जो है वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है ईस्टर्न घाट्स की। महेंद्रगिरी जो है वो दूसरी हाईएस्ट पीक मानी जाती है इस रेंज की। इट कंटिन्यूज़ एज द जवादी एंड शेवरॉय हिल्स। अब आपको चेन्नई में यानी कि तमिलनाडु में जाओगे तो आपको जवादी हिल्स मिलेंगी, शेवरॉय हिल्स मिलेंगी, बियॉन्ड विच दे मर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स। और इसके बाद जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न घाट से मिल जाते हैं, बिल्कुल नीचे कन्याकुमारी के पास जाकर। द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और सह्याद्री रेंज भारत की दूसरी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है हिमालयाज़ के बाद। तो भारत में सबसे बड़ी जो हिमालयन रेंज, सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज आपको देखने के लिए मिलेंगी वो हिमालयाज़ हैं, और हिमालयाज़ के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है भारत में, वो आपको कौन मिलेगा? वो आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट आता है कि विच एक्सटेंड फ्रॉम तापी रिवर वैली टू द नीलगिरीज। तो तापी रिवर वैली से लेकर नीलगिरीज तक एक्सटेंडेड है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है कि नॉर्थ सह्याद्री में और साउथ सह्याद्री में। तो दिस रेंज इज़ द होम ऑफ मैनी हिल स्टेशंस। कई सारे हिल स्टेशंस का भी ये हिस्सा है, जैसे कि माथेरन हो गया, और फिर लोनावला, खंडाला, महाबालेश्वर, पंचगनी, अम्बोली घाट, कुद्रेमुख और कोडागू। तो ये अलग अलग जगहों पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। कोई महाराष्ट्र के अंदर हैं और कुछ कर्नाटका के अंदर मिलेंगे।
तो देखिए इस तरह से वेस्टर्न घाट्स बटे हुए हैं। ये ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में है महाराष्ट्र का, फिर गोवा और कर्नाटका में आ जाएगा सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, फिर नीचे कर्नाटका में यहाँ पे नीलगिरीज का हिस्सा है, और लास्ट में केरला के अंदर साउथ वेस्टर्न घाट्स यानी कि सदर्न वेस्टर्न घाट्स, दक्षिणी वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट्स के फिर कोस्टल प्लेन भी आ जाते हैं। ये एक्सटेंड करेंगे सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो अब इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है वेस्टर्न घाट्स के जो कोस्टल प्लेन है, यानी कि वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच में जो बीच में थोड़ा सा पट्टी है जो प्लेन्स की, उसकी बात की जा रही है। तो गुजरात के अंदर गुजरात प्लेन कहा जा रहा है, ये जो गुजरात का कोस्टल एरिया है। फिर कोंकण प्लेन है जो कि दमन से लेके गोवा के बीच में है। फिर कन्नड़ प्लेन है जो गोवा से लेके मैंगलोर के बीच में है। और फिर मालाबार प्लेन है जो मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में। तो इसको किस तरह से देखेंगे, अगर ये मान लेते हैं ये पूरा नीचे का साउथ का है और यहाँ पे हमें ये गुजरात है, तो गुजरात से, तो यानी कि गुजरात का जो हिस्सा है उसको तो हमने जो गुजरात का कोस्टल प्लेन कह दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो दमन है, दमन से लेकर अगर हम गोवा तक देखें तो दमन से गोवा तक आप इसको कोंकण प्लेन कहेंगे। फिर गोवा से लेके मैंगलोर तक उसको हम कन्नड़ प्लेन कहेंगे। फिर मैंगलोर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक उसको हम मालाबार प्लेन कहेंगे। तो केरला का जो तट है उसको मालाबार प्लेन कहा जाता है, और जो तमिलनाडु का तट है उसको कोरोमंडल प्लेन कहा जाता है। ये भी हम आगे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भारत का कोस्टल प्लेन अगर हम देखें तो इसको एक ही फिगर में दिखा दिया गया है। तो अगर देखें तो ये तो काठियावाड़ का कोस्ट हो गया यानी गुजरात का, फिर ये कोंकण कोस्ट हो गया, फिर ये कन्नड़ कोस्ट है, फिर ये मालाबार कोस्ट है। तो ये तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखें तो तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट, और जो उड़ीसा के आसपास का एरिया है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट। तो उड़ीसा के आसपास का एरिया को नॉर्दर्न सिरकार कहा जाता है, और तमिलनाडु के एरिया को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको देखने के लिए मिलते हैं। The eastern coastal plains lies between the eastern Ghats and the sea coast from the Subarnarekha river to Kanyakumari। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ईस्टर्न घाट्स और समुद्र के बीच में है, सी कोस्ट के बीच में है, और ऊपर सुबर्णरेखा रिवर जो झारखंड के रांची से होकर निकलती है वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इट इज़ वाइडर, ये चौड़ा है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ कट गया है इस वजह से ये चौड़ा है। बिकॉज द रिवर्स जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ने यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टा बना दिए हैं। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर इनटू द सी। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, जिस तरह से कॉन्टिनेंट की ज़मीन है, मान लेते हैं वो, अब अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर ये ज़मीन है, लैंड थी जहाँ पे आप खड़े हैं, और लैंड के बाद जैसे जैसे समुद्र के अंदर ज़मीन जाने लगती है तो ज़मीन ऐसे गहराई में जाने लगती है और ये ऐसे जाने लगेगा। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये समुद्र का पानी है, तो ये समुद्र का सारा पानी है, तो ये जो ज़मीन है, ये वाली जो ज़मीन है, इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो अब मान लेते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये जितनी ज़्यादा चौड़ाई में होगी, लंबाई में होगी, वहाँ पे बड़े शिप्स आने में उतनी ही दिक्कत होगी, क्योंकि नीचे ज़मीन अगर पानी ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो बड़े शिप्स नहीं आ पाएंगे। ये दिक्कत हमको ईस्टर्न की तरफ है, यानी कि पूर्वी घाट की तरफ है भारत में, पश्चिमी घाट की तरफ नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट में एकदम ही वहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा है, जबकि पूर्वी घाट में गहराई बहुत कम है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर इनटू द सी विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो गुड पोर्ट्स बनाना, हार्बर्स बनाना बहुत मुश्किल है ईस्टर्न साइड में। इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देर इज़ द कोलेरू लेक विच सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। तो गोदावरी रीजन और कृष्णा रिवर के बीच में वहाँ पे आपको कोलेरू लेक मिलेगा। चिलिका लेक और पुलिकट लेक मिलेंगे आपको। ये लगून के बेस्ट टाइप हैं। चिलिका लेक उड़ीसा में देखने को मिलेगा, पुलिकट लेक आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं भारत में, एक बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल में मिलेगा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और अरेबियन सी के अंदर मिलेगा आपको लक्षद्वीप। तो बे ऑफ बंगाल आइलैंड जो है वो 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसको अंडमान निकोबार कहते हैं, और ये 6 डिग्री से लेके 14 डिग्री तक एक्सटेंडेड है, और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक एक्सटेंडेड है। फिर 2 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिसको हम रिचीज आर्कीपेलगो भी कहते हैं और लेबरिंथ आइलैंड भी कहते हैं। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। और अंडमान और निकोबार जो आपस में बटे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ 10 डिग्री चैनल से डिवाइडेड हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये अंडमान आइलैंड्स हैं ऊपर, नीचे निकोबार आइलैंड्स हैं। अंडमान आइलैंड्स में भी कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन 4 जो इसके प्रमुख आइलैंड्स हैं वो हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, यानी कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, ऐसे करके 4 तो अंडमान के जो आइलैंड्स हैं, और फिर कार निकोबार, और इस तरह से कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये 2 आइलैंड्स हैं जो आपको निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप में मिलते हैं। तो इस तरह से मिलेंगे हमको कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, यहाँ पे बीच में लिटिल निकोबार भी है।
तो और ये दोनों जो डिवाइडेड हैं बीच में, ये 10 डिग्री चैनल से डिवाइडेड हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। सेंटिनल आइलैंड के ऊपर पहले भी सवाल पूछा गया है यूपीएससी में, दोबारा भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो सेंटिनल आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनली ट्राइब रहती है जो बिल्कुल ही दुनिया से अलूफ है। उसको पता ही नहीं है कि भारत जैसा भी कोई देश होता है, यानी कि वो बिल्कुल जो ट्राइबल लोग रहते थे नेचर के साथ मिलकर, वो बिल्कुल नेचर के साथ मिलकर ही रहते हैं जो सेंटिनल ट्राइब्स के लोग हैं। द आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप। अब अगर हम अरेबियन सी में देखें तो वहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा और मिनिकॉय देखने के लिए मिलेगा। दीज आर स्कैटर्ड बिटवीन 8 to 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 to 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 280 to 480 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट। तो ये जो आइलैंड है आपको 280 से लेके 480 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर मिलेंगे केरला के तट से। अगर हम देखें, द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज़ बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। तो पूरा जो आइलैंड ग्रुप है ये आपको कोरल डिपॉजिट से बना हुआ दिखेगा, यानी कि अगर आपको कोरल्स देखने हैं तो आपको भारत से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें दुनिया में देखने के लिए मिलती हैं वो आपको भारत में भी दिख सकती हैं। अगर आपको कोरल्स देखने हैं तो हम लक्षद्वीप जा सकते हैं। लक्षद्वीप में बहुत अच्छे कोरल्स हैं। देर आर अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड्स ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड। 36 आइलैंड्स में से 11 करीब करीब इनहेबिटेड हैं। मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड विद एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो मिनिकॉय एक लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पे। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है 11 डिग्री चैनल से, नॉर्थ ऑफ विच इज़ द अमीनी आइलैंड्स एंड द साउथ ऑफ द कन्नौर आइलैंड। तो यहाँ पे आपको ये लक्षद्वीप आइलैंड का पूरा दिखेगा। इस जितने भी आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, ये सब लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। एंड्रॉट, कावाराती, कावाराती आपको लक्षद्वीप की कैपिटल मिलेगी, ये भी एक आइलैंड पे है। फिर एक अमीनी आइलैंड्स हैं, ऐसे करके कई सारे ये आइलैंड्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के। तो इसी के साथ जो फिजियोग्राफी डिविजन्स है भारत के वो कंप्लीट होते हैं। एक एक चीज़ को आपको मैंने डायग्राम के साथ दिखाया है। इसी किस तरह अगर आप आंसर भी लिख के आएंगे ज्योग्राफी के सवालों का तो बहुत ही अच्छा आंसर आपका बना जाएगा मेंस में। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके आंसर्स को बहुत अच्छा एनहेंस कर देंगी। तो आपका प्रीलिम्स भी आपका अच्छा से हो जाएगा और मेंस के आंसर भी आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय। और ध्यान रखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो मोटिवेशन के लिए लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।